प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर है? और कौन सा चार्ज है ये? स्टैटिक। ध्यान रखना। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में तुम्हारे ये चीज वो चीजें आएंगी जिसमें जो तुम्हें डेरिवेशन में यूज करनी है, चार्ज की न्यूमेरिकल में यूज करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, या चार्ज को मैं कैसे यूज कर रही हूँ, या न्यूमेरिकल में चार्ज कैसे आ रहा है। न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि टू पॉजिटिव चार्ज रिपल विद ईच अदर। व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपल विद ईच अदर, बट किससे? फोर्स से। कौन सा फोर्स लगा? कूलम्ब्स लॉ लगा, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की फॉर्म में लगा। क्लियर है? फॉर्मूला कौन सा आएगा? ओनली क्यू वाला, क्योंकि उसने एक चार्ज का फोर्स पूछा था उसको। भाई अगर मान लो दो पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर देंगे और बीच में न्यूट्रल बन जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कह लो, लॉ ऑफ चार्ज कह लो, स्पेसिफिकेशन ऑफ चार्ज कह लो, ये सारी की सारी चीजें एक ही है बच्चों। हम अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है? पहली प्रॉपर्टीज इसकी वन बाय वन समझाएंगे, एकदम से नहीं लिखेंगे सारी, ध्यान रखना कंफ्यूजन हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टीज इसकी थी कि चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? चार्ज होती है स्केलर क्वांटिटी। ये पहली प्रॉपर्टीज है चार्ज की। किसकी? चार्ज की। बार बार रिपीट करते रहा करो, चार्ज चार्ज चार्ज। ठीक है? ये जो क्वालिटी है ये चार्ज की है, और वो चार्ज कैसा हो सकता है? बिल्कुल राइट, दोनों के लिए है। कभी भी मत बेसिस को मत भूला करो। हम रिपीटेशन से ही अपने बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये तो मुझे पता है, हाँ, रिपीट करने में क्या प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया हो जाएगा ना। तुम्हारे न्यूमेरिकल इसी पे डिपेंड करेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जो कंफ्यूजन जनरेट होता है बाद में वो क्या होता है, यार ये तो पूछा ही नहीं कि पॉजिटिव स्केलर होगा या नेगेटिव स्केलर होगा। यही तो होता है, क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया। ये दोनों चार्ज की बात हो रही है। भले ही बेसिक बहुत छोटी चीज है लोगों के लिए, लेकिन यूज करने वाला बड़ा बनता है भाई। पता तो मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं जब उसका यूज ही नहीं करा, न्यूमेरिकल में नहीं करा, पता था जी, और यार ये रह गया, नेगेटिव साइन आना था। क्या गलती होती है सबसे बड़ी? सबसे छोटी गलती है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन सबसे बड़ी गलती है वो, मैथ हो चाहे साइंस हो, है ना। और यार नेगेटिव लगाना भूल गया, भाई सब कुछ गलत कर दिया तूने। कहने के लिए बहुत छोटी चीज है बच्चों ये आपस में, है? चार्ज दो तरीके का मुझे नहीं पता होगा क्या, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। सारे के सारे डायरेक्शन चेंज कर देते हैं फिजिक्स में, और मैथ में तो क्वांटिटी चेंज कर देते हैं पूरी। क्योंकि पूरी की पूरी तुम्हारा जो मैथ में वो होता है ना पूरा सॉल्व, साइन कॉस थीटा वाला, सारा गलत हो जाता है एक साइन से। देखो कितनी बड़ी चीज है ये। और लोग कहते हैं फिजिक्स के डेरिवेशंस में कि हम चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर मैं ना लिखता, हाँ माइनस प्लस नहीं पता होगा मुझे। यही दोनों चार्जों की बात होगी। ठीक है? दोनों चार्ज हमारे कैसे होंगे? स्केलर होंगे। और स्केलर की स्पेसिफिकेशंस क्या, डेफिनेशंस क्या थी स्केलर की, जरा बताओगे? अगर मैं डायरेक्शन होती है बट इसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन। हाँ, स्केलर में जो स्केलर क्वांटिटी होती है या स्केलर यूनिट होती है, तो इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है? डायरेक्शन नहीं होती। अब देखो यहीं से हम प्रूफ करेंगे चार्ज स्केलर यूनिट कैसे, क्वांटिटी है क्यों। देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है ना, साइन कॉस थीटा के फॉर्म में भी हो सकता है। तो भैया अगर मैं स्केलर की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं स्केलर के, और वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन के मिनिमम चार्ज में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चीज आई है ये क्या है? यस, वैल्यू। डायरेक्शन इसमें होगी या नहीं होगी? डायरेक्शन का कोई भी रोल इसमें नहीं होगा स्केलर में। और चार्ज हम कह रहे हैं कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अब आती है वेक्टर की बात, थोड़ा ऐसे भी समझ लो, शायद तुम्हारा आज क्लियर हो जाए काफी कुछ। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। समझ में आ गया?
यहाँ पर एक चीज रह गई, अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाए, प्रोटॉन का चार्ज आ जाए, तब भी वो स्केलर ही होगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं नेगेटिव चार्ज ना, नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी को आ गई तो नेगेटिव स्केलर चार्ज बोल दिया उसने, हो सकता है, आ सकता है न्यूमेरिकल में वर्ड ये। उसने कहा है कि स्केलर क्वांटिटी निकालो, चार्ज का नाम नहीं लिया उसने। कूलम्ब्स लॉ की स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी? हाँ, कूलम्ब्स लॉ में स्केलर क्वांटिटी चार्ज होती है। ये महान महान लोग हैं हमारे सारे, ध्यान रखना, हमें अपने दिमाग से चलना। अगर मैं पूछूं कूलम्ब्स लॉ में स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर कौन सी है? वेरी गुड, चल रहा है दिमाग। अब देखो, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, न्यूमेरिकल में दिया गया है दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल विद ईच अदर, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकालो। इसको समझा था? बिकॉज ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? इसीलिए न्यूमेरिकलों में ये यूनिट क्या रहती है? गिवन। यही रीजन है। इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन जिसमें नहीं है फिजिक्स में उसका कोई काम नहीं होता, बट उसको मूव कराना है केवल तुम्हें। अब तुम्हें डायरेक्शन देनी है, इसलिए उसने क्या पूछा? जो चीज मूव कराएगी। हाँ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कूलम्ब का इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स, कूलम्ब का फोर्स, जो इस चार्ज को क्या करा रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। मैग्नीट्यूड तो है ही पहले से ही भाई, जाहिर सी बात है, डायरेक्शन होगी तो मैग्नीट्यूड भी तो होगा, या मैग्नीट्यूड होगी डायरेक्शन भी होगा, कुछ क्वांटिटी होगी इसकी, तभी तो उसे फोर्स लगाएगा। अदरवाइज इसमें जीरो है मान लो फोर्स, तो उसके अंदर ना तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा ना फोर्स ही नहीं होगा वहां। पहली बात, अगर किसी चीज की क्वांटिटी जीरो है, किसी चीज का मैग्नीट्यूड जीरो है और वेक्टर क्वांटिटी है कोई को, तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा। सोचने वाली बात है। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि कूलम्ब लॉ से 1/4πε0 हटा दो तो क्या होगा? क्या होगा? क्या चेंजेस होगा अगर ये हटा दो तो? और प्रैक्टिकल बात करता हूं, क्या होगा? हाँ, मीडियम हट जाएगा भाई, मीडियम रिमूव। ये चीज तो मुझे दिखा रही कि ये मीडियम है बस। और अगर तुमने कहा था प्रोपोर्शनल, वेरी गुड, ये हटते ही प्रोपोर्शनल लग जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में इसकी यूज हो जाएगा मेरा। उसने कोई तुम्हारे को न्यूमेरिकल दे दिया, भैया ये दे रहा हूं, ये दे रहा हूं, सब दे दिया मैंने, इसे हटाना है, भैया वाला सीन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन लगाना पड़ेगा, सारी चीजें क्या होंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, इक्वल टू नहीं रहेंगी। यहां यूज आया था उस थ्योरी जो बताई थी इससे पहले। बस पहला समझ में आया, स्केलर और वेक्टर। चार्ज कैसी है? स्केलर है। अब आती है मेन बात, एप्लीकेशन। मैंने तुम्हें एक चीज बताई होगी पढ़ाते समय, अगर मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को एप्लीकेशन के साथ पढ़ रहा हूँ साइंस में, तो वो चीज मुझे लाइफ टाइम याद रहती है। मैंने खुद ऐसे स्टडी करी है, मुझे वो चीजें ऐसे याद है। मैं बार बार तुम्हें फैन का एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जब ये चीजें सीखी थी तो एक बेसिक यूनिट उठा ली थी, बेसिक चीज उठा ली थी जो उससे रिलेट कर रही थी, अप्लाई हो रहा था जो चीज, मतलब चार्ज जहां पर अप्लाई हो रहा है वो उठा लो। अब इसका यूज क्या है हमारी लाइफ में, या हम न्यूमेरिकल में इसका यूज कैसे कर सकते हैं, तभी तो हमें पता लगेगा, मजा आएगा ना। कि स्केलर क्वांटिटी, अब देखो वही है इसका यूज न्यूमेरिकल में, कि मुझे दो चार्ज दे दिए उसने, न्यूमेरिकल में दे दिए, सेम चार्ज है, कूलम्ब लॉ में दोनों क्यू हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर आ गया, नीचे आर स्क्वायर आ गया, है ना। अब भैया इसको तो मैंने कांस्टेंट मान लिया, आपने इसको माना कांस्टेंट, मीडियम को, और एफ प्रोपोर्शनल टू लिया, हो सकता है न्यूमेरिकल की कंडीशन से। अब न्यूमेरिकल की कंडीशंस में चार्ज दिया हुआ है, रेडियस भी दी हुई है या डिस्टेंस भी दी हुई है, क्या निकालना है? ये इसका यूज, मैं दोनों चीज निकाल लूंगा, मैग्नीट्यूड तो मेरे पास पहले से ही है। जो चीज इसे फ्लो करवा रही है वो निकालना है। और पढ़ क्या रहे हैं, बट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है इलेक्ट्रो लाइन ऑफ फोर्स क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है, अट्रैक्शन। और यानी कि कूलम्ब लॉ मुझे क्या बता रहा था?
बता सकते हो? गुलामों ने मुझे क्या बताया? हाँ, क्या हो सकता है ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव मोशन? उसने मुझे डायरेक्शन के बारे में बताया और मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, क्योंकि उसने क्या निकाला? हाँ, चार्ज तो पहले से ही थे। उसने वेक्टर क्वांटिटी निकाली। वेक्टर क्वांटिटी वर्क कर रही है यहाँ पे। वेक्टर क्वांटिटी इन दोनों के बीच में वर्क कर रही है। और वेक्टर क्वांटिटी कैसे वर्क करेगी? मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी उसकी, यानी कि वो मूव करा सकती है किसी डायरेक्शन में। तो कंफ्यूज मत होना आने वाले क्वेश्चनों में। अगर मान लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकालो, कूलम्ब फोर्स निकालो, या गॉस थ्योरम से फोर्स की वैल्यू निकालो, समथिंग कुछ भी। अगर चार्ज स्टैटिक है, बच्चे कहते हैं सर चार्ज तो स्टैटिक है, हो क्या रहा है न्यूमेरिकल में? वो ये कंडीशन थी, कूलम्ब ने ये निकाला। मैंने से तुम्हें कूलम्ब लॉ नहीं पढ़ाया अभी तक, सोचो जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्या होगा। मैं तुम्हें छोटे छोटे एग्जाम्पल से कूलम्ब लॉ समझा रहा हूँ। जब कूलम्ब लॉ स्पेशली आएगा ना तो समझ लो बहुत कुछ चीजें खुलेंगी, राज खुलेंगे काफी सारे। कूलम्ब ने वेक्टर क्वांटिटी की खोज करी थी। बीटेक तक ना यही कंफ्यूजन रहता है, कूलम्ब ने करा क्या था, क्योंकि वहां स्केलर और वेक्टर की बात चलती है भाई। हायर एजुकेशन आ गई या आईआईटीज आ गई, तुम्हारे 12th की, अगर तुम्हें इसी 12th में पता बता दी मैंने, तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज हुई नहीं हुई? तुमने एक्सेप्ट करा ना इस नॉलेज को? करा ना, क्योंकि तुम स्केलर और वेक्टर को जानते हो। भाई अगर तुम स्केलर वेक्टर को जानते हो तो उसके एप्लीकेशन जानने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कौन कह रहा है ये लेवल हाई है? कौन कह रहा है तुमसे ये लेवल हाई है? लग रहा है तुम्हें लेवल हाई है? कि कूलम्ब ने फोर्स की खोज करी थी। रिसर्च किस पे करी थी? फोर्स पे, चार्जों के बीच में, राइट? भाई मैंने इसको क्यों माना ना न्यूमेरिकल में, ठीक है? अगर मैं कूलम्ब का लॉ ही यहाँ पे लिख दूं, इसके बीच में लगने वाला फोर्स निकाला था कूलम्ब ने। फोर्स कैसी है हमें पता है, फोर्स वैसे भी वेक्टर है। नॉर्मल 11th में पढ़ता है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तभी मैंने उसके ऊपर एरो लगाया। तो अगर क्वेश्चन में आया कि भाई कूलम्ब की वेक्टर क्वांटिटी निकालो, तो जानने की जरूरत ही नहीं है। आज काफी चीजें क्लियर हो गई। ग्रेविटेशनल लॉ में न्यूटन ने क्या निकाला था? हाँ, वेक्टर निकाला था। या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एफ निकाल रहे हैं, कहीं पे क्यू निकाल रहे हैं, राइट? तो जहां पर भी फोर्स निकल रहा है तुम्हारा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी निकल रही है। इसलिए वेक्टर और स्केलर इंपॉर्टेंट था तुम्हारे 11th में। किसी ने भी तुम्हें डीपली नहीं समझाया या आराम से नहीं समझाया कि ये आगे जाके कहाँ यूज होगा। किसी ने उसको कूलम्ब लॉ से डिफाइन नहीं करा, किसी ने उसे कहाँ से डिफाइन नहीं करा, ग्रेविटी से डिफाइन नहीं कर पाए 11th में, तो ठीक ग्रेविटी। उन्होंने कभी एफ के आगे वेक्टर नहीं लगाया। वाई? जबकि फर्स्ट लेसन से पढ़ते आ रहे हो कि एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बता भी दिया, लेकिन अप्लाई नहीं करा अभी तक। और कूलम्ब लॉ भी पढ़ा दिया, वेक्टर डिफाइन नहीं करा। वाह! और न्यूमेरिकल करवा रहे हैं डायरेक्शन के, वाह! मैग्नीट्यूड के न्यूमेरिकल करा रहे हैं, कहते तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। ये पहली थी प्रॉपर्टी। सोचो अभी आगे आने वाली की चीजें कितनी इंपॉर्टेंट। इसमें तुम्हारे लेक्चरों में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आएगा एक, ठीक है? वहां पे हमें उन्होंने समझाया हुआ है। कंफ्यूजन थोड़ा सा मैं एक दूर कर देता हूं तुम्हारा। देखो ये तो क्लियर हो गया था ना कूलम्ब वाला, कि उसने वेक्टर क्वांटिटी बताई थी जैसी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों? डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं। तो देखो एक कंफ्यूजन थोड़ा सा तुम्हारा आगे आने वाला, उसे क्लियर कर देता हूं। देखो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में, आप पढ़ोगे तुम आगे, इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? आउटवर्ड। अब तुम कहोगे सर इसमें डायरेक्शन है, तो कैसे कह रहे हो? और इसमें डायरेक्शन नहीं है चार्ज में, स्केलर बता रहे ना हम लोग चार्ज को। और नेगेटिव में कैसा फोर्स लग रहा था बताओ? कैसे स्केलर बन गई? डायरेक्शन तो आ गई इसमें। आउटवर्ड और इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्शन है शर्मा जी? देखो आउटवर्ड और इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्शन तो बता रही है कि भैया आउटवर्ड जा रही है और लेकिन क्या जा रहा है और क्या आ रहा है? हाँ, इलेक्ट्रिक लाइन। ध्यान रखना फिजिक्स में हर वर्ड का मीनिंग है। ये चार्ज नहीं जा रहा है, चार्ज तो वही है, चार्ज वही स्टैटिक है। क्या जा रही है? हाँ,
ठीक है, जैसे यहां से निकल रही थी, यहां से निकल रही थी, ये जा रहा है, ये वहीं पर है। सारे न्यूमेरिकलों में तुमने देखा होगा जब उसने डायग्राम बनाया है तो चार्ज को वहीं पर रखा है। रीजन, बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ होती है? किसी भी न्यूमेरिकल ने उसमें ये नहीं बोला कि नेगेटिव चलते चलते कहाँ आया, पॉजिटिव के पास आया। रनिंग कंडीशन कहीं नहीं ली उसने, अगर कूलाम का लॉ स्टैटिक चार्ज की बात वो कर रहा है। ये था पहला। डाउट क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज है चार्ज की, जो न्यूमेरिकलों में और डेरिवेशंस में तुम्हारे काम आएगी। सेकंड प्रॉपर्टीज है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इसको समझेंगे कैसे? पहले तो थ्योरेटिकली समझ लो, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चार्ज एग्जिस्ट नहीं हो सकता, यानी कि निकल नहीं सकता बिना किसी मास के। यानी कि अगर चार्ज कहीं से निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन कहीं से मूव कर रहे हैं तो उसमें मास होगा ही होगा, यही कहना चाह रहे हैं। बट जरूरी नहीं है कि कोई चीज मास वाली हो और उसके ऊपर चार्ज हो, ये कहना चाह रहे हैं। अब इसको हम एग्जांपल किससे समझेंगे? देखो, बहुत आसान एग्जांपल है इसका। देखो, यहां से शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। तुम्हें मैंने बताया था सबसे कॉमन चीज क्या है, तो इसी की बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज इक्वल टू क्या होता है? यही होता है। ठीक है, अब आता है मास। यहां पे हम सी लिख देते हैं, सी डिनोट कर रहा है चार्ज। अब मैं बात करता हूं, या फिर यहां लिख दो मास, ई एम से डिनोट करेंगे, इक्वल टू प्रोटॉन का मास प्लस, मैं कैपिटल एन ले रहा हूं न्यूट्रॉन के लिए, ये होता है एटॉमिक। ये होता है फॉर्मूला शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं है। चलो एक बेवकूफी वाला क्वेश्चन करते हैं इन लोगों के लिए। बताओ यहाँ पे न्यूट्रॉन क्यों नहीं आया? ऊपर वाले पहली वाली इक्वेशन की बात करो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, पहली इक्वेशन में न्यूट्रॉन क्यों नहीं आया? बिकॉज न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? चार्जलेस। हम बोलते हैं क्या, तो न्यूट्रॉन को बोलेंगे चार्जलेस या फिर बोलेंगे न्यूट्रल। यानी कि तुम्हें मैंने समझाया था, अगर कोई चीज चार्जलेस क्वांटिटी है तो उसके आगे क्या लेंगे हम? पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं, बट ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। अदरवाइज चार्जलेस क्वांटिटी के आगे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। शर्मा जी, यहाँ पे चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन पे, तो ऐड होगा ही एटम के अंदर। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये यहीं से निकलेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही निकलेगा। अब देखो, अब होगा क्या शर्मा जी? ये वाली इक्वेशन तो हमें समझ में आ गई। चार्ज की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर, मेंडलीफ ने जहां गलती करी थी उसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाई थी, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास जुड़ा है इक्वल टू प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। अब ये कहां पर होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं दोनों। और ये कहां होता है? बाहर मूव कर रहा होता है। टोटल बाहर अगर 6 या 7 भी न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है सॉरी, तो सबका मास और इसका टोटल मास, उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, आया कुछ समझ में? देखो, ये कंडीशंस किसकी थी? चार्ज की। देखो, समझ में आया या नहीं आया? अभी भी आ गया ना। तो यहाँ पे चार्ज क्या रहा है कि चार्ज विदाउट मास के एग्जिट नहीं हो सकता। दोनों में चार्ज है, दोनों में मास भी है, बट मास विदाउट चार्ज के रह सकता है। न्यूट्रॉन में क्या है? चार्ज नहीं रह रहा है वो। तो कुल मिला के ये न्यूट्रॉन के लिए बात चल रही है। ये एग्जांपल न्यूट्रॉन से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता बट मास होता है। ठीक है, थर्ड देख लो, दो चार्ज हमारे पास है। उन्होंने कहा है कि टू पॉजिटिव चार्ज रिपल विथ ईच अदर, दो सेम चार्ज रिपल, एंड दो डिफरेंट चार्ज विथ अट्रैक्ट।
ठीक है, और दो डिफरेंट चार्ज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये बताया। यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी समझ लो जो न्यूमेरिकल में आएंगे तुम्हारे। कंडीशंस दो ही रहेंगी, रिपल अट्रैक्ट। कॉम्बिनेशन 4 बन जाएंगे, 4। कि क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे। इस केस में और इस केस में एक चेंजेस आएगा, बस वो चेंजेस समझा देता हूं। चेंज हो जाएगी। ये हमें समझ में आएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से, समझ लो कैसे। समथिंग समथिंग हो गई अलग, क्लियर। चार्ज की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, चार्ज के चेंज होने से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई है। ध्यान रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वही है सेम, पॉजिटिव से, क्योंकि ये आउटवर्ड जाती है और ये इनवर्ड आता है, ये आउटवर्ड जाती है, इनवर्ड आता है, खत्म। चार्ज की पोजीशन के चेंज होने से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की पोजीशन चेंज हुई है। ये आंसर था, चलो कोई नहीं, समझ में आ गई बात को, छोटा सा आंसर बस। चार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन दिखा दिए, सेम सेम आर रिपल, डिफरेंट डिफरेंट आर अट्रैक्ट, खत्म। अब एक चीज आती है, बट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना रहता है, सेम। यही इलेक्ट्रॉन पे लगेगा और यही किस पे लगेगा, कहने का मतलब है नेगेटिव चार्ज पे भी यही लगेगा मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव चार्ज पे भी। ध्यान रखना, थोड़ा अंदर घुस के सोचना, इसमें चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल टू क्या है, प्रोटॉन का चार्ज, तभी ये एक दूसरे को सेम चार्ज से अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज से क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इतना ही चार्ज लगेगा बीच में, चार्ज की बात होगी तो, इसलिए वो चार्ज निकालने के नहीं बोल रहा न्यूमेरिकल में, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बट फोर्स चेंज होगा। क्यों होगा चेंज, किस कंडीशंस में होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बात कर लेंगे। बेसिस बता देता हूं कब चेंज होगा फोर्स, क्यों पूछ रहा है वो बार बार फोर्स। गुलाम ने क्यों फोर्स निकाला, देखो चार्ज अगर मान लो बड़ा है और ये वाला चार्ज छोटा है तो रिपल करेंगे एक दूसरे को, रिपल करेंगे ना, लेकिन इसकी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग सेट होगी क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्लियर है, बस ठीक है। चार्ज डिफरेंट नहीं हुआ, फोर्स डिफरेंस हुआ। बड़ा और छोटा होने से क्या हुआ, चार्ज तो सेम ही रहेगा। फोर्स अलग हो जाएगा, बस ये ज्यादा लगाएगा, फोर्स बड़ा है। ठीक है, चलो अगला हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन। इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक और तुम्हारे आने वाले टर्म्स या आने वाली किसी भी चीज के लिए क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी साइंस पूरी की पूरी इस पे चलने वाली है। इसे ध्यान से समझना, बेसिक समझ में आ जाए तो काफी अच्छा लगता है पढ़ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमने पढ़ा कि चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है कि चार्ज क्वांटाइजेशन फॉर्म में होता है ना, ये तो बता रहा है। ये क्वांटाइजेशन फॉर्म चार्ज की कैसे होगी और ये ट्रूथ है, ध्यान रखना, बताता हूं, बेसिक समझाता हूं। तुमने अभी तक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करी, चार्ज समथिंग ऐसे देखे होंगे, ऐसे समथिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेवल में बोर्ड के परमाणु मॉडल में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन ई से निकलता है, मतलब ई की फॉर्म में निकलता है। 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, इंटीजर नंबर समझ लो ऐसे, इससे समझ लो, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। क्यू बराबर एन ही चार्ज दिखा रहा है, एन इंटीजर नंबर है और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इंटीजर नंबर कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस समथिंग, जीरो नहीं हो सकते। इंटीजर नंबर, ठीक है। उनका कहना यह है कि चार्ज हमेशा इस फॉर्म में निकलेगा, ध्यान रखना, इस फॉर्म में कभी नहीं निकलेगा। शुरुआत करते हैं बस। ये क्वांटाइजेशन की कंडीशन नहीं है। क्वांटाइजेशन की कंडीशन क्या है, इसको रिलेट करो प्लांक के क्वांटम थ्योरी से। उसने कहा था डिफाइंड पैकेट्स में निकलती है एनर्जी, फोटोन, यही है वो फोटोन। इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी तो है, चार्ज क्या एनर्जी जिससे वो मूव कर रहा है, तो वो निकलेंगे डिफाइंड पैकेट्स में।
1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, ऐसे नहीं निकलेंगे 0.7, 1.5 समथिंग करके। इलेक्ट्रॉन भी इसी कंडीशंस में क्वांटाइज होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 समथिंग। पॉइंटों में नहीं निकलेंगे ना, जीरो होगी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, राइट। चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। चार्ज जो निकलेगा वो इस कंडीशन में निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 2 निकले, 3 निकले, 1, 2, 3, 5 समथिंग। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे। देखो इस फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे चार्ज को। क्यों चार्ज है, एन क्या है इसमें, इंटीजर नंबर समथिंग कुछ भी हो सकता है। अगर मैं तुमसे मोल में बात करूं तो नंबर ऑफ मोल बोलते हैं इसको, है ना, केमिस्ट्री में बोलते हैं वो नंबर ऑफ मोल। मोल्स वही होते हैं एटम की छोटी यूनिट्स, बट मोल्स में काफी सारे इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल चार्ज की बात कर रहे हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लो या यूनिट नेगेटिव चार्ज मान लो, ठीक है, यूनिट चार्ज, क्योंकि इस चार्ज की बात कर रहे हैं। देखो अब नंबर एन क्या है, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ सकता है उसमें, 1 आ जाए मान लो। और ई क्या है, यूनिट चार्ज। अब देखो कॉमन सी बात बताता हूं, किसी भी एटम के अंदर अगर तुम्हें चार्ज निकालना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करके उसके चार्ज से इंटू कर देंगे, बस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टोटल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पूरे एटम का चार्ज आ गया। हो गया क्लियर। अब आती है बात कॉमन सी, हम क्वांटाइजेशन पढ़ रहे थे, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन। इसमें कंडीशंस होती है, इसको उसने बोला डिस्क्रीट वैल्यू। क्या बोला, ये जो डिस्क्रीट वैल्यू ये आई है कंडीशन एन। न्यूमेरिकल कंडीशंस में इंटीजर बोला जाएगा, थ्योरेटिकल और डेरिवेशन कंडीशन में क्वांटाइजेशन को डिस्क्रीट बोला जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की तरफ चलो, प्रिंसिपल की तरफ चलो। प्लांक ने कहा था डिस्क्रीट वैल्यू होती है फोटोन की, यही है वो डिस्क्रीट वैल्यू। क्वांटाइजेशन वाले बहुत अच्छा तरीके से समझते हैं क्वांटम फिजिक्स को, ये क्वांटम फिजिक्स से आया है क्वांटाइजेशन, ध्यान रखना, क्वांटम फिजिक्स में इसका आंसर। क्वांटम ने थोड़ा सा बता देता हूँ क्या बताया था। क्वांटम ने ये बताया था कि हम फ्यूचर नहीं देख सकते डिस्क्रीट वैल्यू से। हम जाएंगे तो टाइम ट्रेवल तो कर सकते हैं, एवेंजर्स में इसका यूज हुआ था। टाइम ट्रेवल करते समय वो हमेशा टाइमिंग सेट करते हैं, इसीलिए डिस्क्रीट वैल्यू निकालते हैं टाइम की। टाइम की डिस्क्रीट वैल्यू आने वाले फ्यूचर की डिसाइड नहीं कर सकते थे, पास्ट की कर सकते हो। यहीं से आया था क्वांटाइजेशन। अगर उसने चार्ज का क्वांटाइजेशन करा है तो वो डिस्क्रीट वैल्यू दिखाएगा। मिलिकन ने ये बताया था, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उसने कहा था कि Q बराबर NE से मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लूंगा n इंटीजर नंबर रख के। ये तो था न्यूमेरिकल वैल्यू। अब थ्योरेटिकल वैल्यू थी डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट का मतलब है n यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रीट। देखो किस चीज से चेंज हो रहा है ये सब, नंबर से। यहाँ पे n नंबर क्या है, इंटीजर नंबर। अब आइसोलेट और वो आता है, ये क्वांटाइजेशन है क्या। अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को कह रहा हूं कि वो क्वांटाइज हो रही है, तो वो क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के एग्जिट होने के बाद वो डिस्क्रीट वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की। दोबारा समझा रहा हूं, किसी भी रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये था वो। अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोसेस में, तो वो हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू में एग्जिट होंगे, ना कि डिफाइन वैल्यू में। ये कहानी थी। इससे हमें ये पता लगा है कि चार्ज को ना, एप्लीकेशन पढ़ लो, चार्ज को डिवाइड नहीं कर सकता इस फॉर्म में। चार्ज हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू में ही रहेगा, कंटिन्यूस वैल्यू। मैं डिवाइड नहीं कर सकता चार्ज को 0.7, 0.5, 0. उसे हमेशा इंटीजर नंबर ही चाहिए होगा डिफाइन करने के लिए चार्ज की वैल्यू को। इसको बोला क्वांटाइज वैल्यू। क्या बोला, ध्यान रखना, इन वर्डों के ही नंबर मिलते हैं साइंस में। क्वांटाइज, क्वांटाइजेशन, ये देखो ये प्रोसेस आ गया। और अभी एक वर्ड और चल रहा है कोरोना में, क्वारंटाइन करने का मतलब क्या है कोरोना में, किसी को एक बंदा रहेगा बिल्कुल अलग, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यू हो जाएगी उसकी अलग, सिंगल सिंगल रहेंगे। क्वारंटाइन कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। हॉस्पिटल को क्या कर रखा है, हाँ, वहां पेशेंट्स क्वारंटाइन हो रखे हैं, इंडिविजुअल, यहीं से आया वो क्वांटाइज और क्वांटाइजेशन, डिस्क्रीट वैल्यू निकली है,
ठीक है, ऐसी फॉर्म में निकलेगा क्वांटाइजेशन, ध्यान रखना। इससे बस मुझे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लगी कि हम चार्ज को डिवाइड नहीं कर सकते पॉइंट की फॉर्म में, इस फॉर्म में। वो अपने आप निकलेगा 1 2 3 4 5, या फिर वो अगर इनवर्ड आ रहा है तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। एन में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते सीएल को, एक, आधा तो नहीं करा था, 0.5 तो नहीं करे थे। अब क्वेश्चन है कि अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसने कहा है E 2E 3E क्वांटाइज ऑफ चार्ज, राइट। क्वेश्चन ये आया है कि अगर चार्ज डिस्क्रीट वैल्यू में एग्जिट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 कैसे हुआ, ठीक है। तो दोबारा समझा रहा हूं, डाउट क्लियर कर लो। इसकी बात कर रहा है वो, ना कि इसकी, क्योंकि नेचर में मिनिमम चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसके आगे जो इंटीजर नंबर आएगा वो क्वांटाइजेशन में उसकी बात कर रहा है। देखो यहां नहीं समझ में आई थी कहानी, बस इसकी बात नहीं हो रही थी, इसकी बात हो रही थी। ये है वो डिस्क्रीट वैल्यू, ध्यान रखना। हो गया क्लियर, ये था वो। अगला है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आया है और ये पूरे चैप्टर का मॉरल है, तुम्हारे 4 चैप्टर का लास्ट के, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कई जगह आया था, कल हमने देखा था। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि चार्ज, चलो देखो, चार्ज को ना तो मैं जनरेट कर सकता हूं ना ही मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। कुल मिला के चार्ज को मैं कर सकता हूं तुम्हारे ट्रांसफर। जैसे एग्जांपल NaCl, Na ने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, इस पे नेगेटिव आ गया, वो इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, टोटल चार्ज क्या रहा, कांस्टेंट। कब, किस कंडीशन में रहा कांस्टेंट, जब ये बना और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, न्यूट्रल। ये तो गई केमिस्ट्री की बात, अब आती है फिजिक्स की बात। एनिहिलेशन प्रोसेस हमें ये बताएगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे कंप्लीट होता है। हमने अभी सीखा है कि चार्ज ना तो जनरेट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, केवल उसका ट्रांसफर होगा। यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट चार्ज किसी को दे रही है तो दोनों में चार्ज बैलेंस होंगे, ना तो कोई नया चार्ज आया और ना ही कोई नया चार्ज डिक्रीज हुआ। ध्यान रखना, कंडीशंस क्या है, ये बैलेंस की कंडीशंस होगी। पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, हमने किसमें पढ़ा था, ये किसमें होता है जरा बताओगे, एटम में होता है। प्रोटॉन का चार्ज इक्वल टू, हाँ यही कंडीशंस होगी, ध्यान रखना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये बता रहा है। अब देखो कैसे होगी, ये मैंने इसलिए लिया है कि ये तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा। जैसे हमने एक फंडामेंटली पार्टिकल्स उठाया, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। यहां से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमारे पास एक है इलेक्ट्रॉन, क्यों लिया बता दूंगा। इस पे सेम चार्ज होता है पॉजिटिव जितना इस पे नेगेटिव होता है। कितना होता है, इतना ही इस पे। और इसका जो मास होता है ना, मास, वो भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, सेम होता है बिल्कुल दोनों का, ठीक है। अब भैया मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में कैसे रहता है, स्टेबल कंडीशन में, वो रन तो करता नहीं, मूव नहीं करता। पॉजिट्रॉन मूव करता है, सेम चार्ज सेम मास। अब हम एनिहिलेशन प्रोसेस से समझेंगे कि चार्ज कंजर्व्ड कैसे होता है। देखो यहां से आया है पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिट्रॉन, यहां से आया है नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों को नियर बाय लेके आना है, राइट, नियर बाय। जैसे ही नियर बाय ये आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पे ये क्या होंगे बच्चों, बताएगा कोई, न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। इसके आगे की थ्योरी कि चार्ज ने कंजर्व कैसे करा अपने आप को, यानी डिस्ट्रॉय होगा, एनर्जी निकली होगी न्यूट्रल, और वो एनर्जी भी तो बतानी पड़ेगी। एच म्यू, एच म्यू। चार्ज खत्म,
और चार्जलेस यूनिट शुरू। न्यूट्रॉन कैसी यूनिट है? चार्जेस बस ये था एनिहिलेशन प्रोसेस। जो जो दो चार्ज हैं कंजर्व कैसे हो गए? वो किसमें कंजर्व हो गए? वो कंजर्व हो गए चार्जलेस यूनिट में, उसमें से एनर्जी निकल गई। और हमें पता है कहां से आया एच म्यू, ई बराबर प्लांक कांस्टेंट। पैकेट्स में, डिस्क्रीट पैकेट्स में वही वाली थ्योरी लगी पहले वाली, अभी क्वांटाइजेशन वाली। एनर्जी निकल गई। हमें पता है ना, जब पॉजिटिव और नेगेटिव वायर अट्रैक्ट होती हैं तो उसमें से क्या निकलता है? आग, फायर हो जाती है, वो करंट लग जाता है ना, बढ़ जाती है करंट, ये एनर्जी निकल जाती है। तो कंजर्व हो गया ना चार्ज। दूसरा प्रोसेस होता है इसको समझने का, पेयर प्रोडक्शन। क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन। ये तो एनिहिलेशन हो गया। एक और होता है पेयर प्रोडक्शन। लेते दोनों में ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास पॉजिट्रॉन के मास के बराबर, चार्ज के बराबर। दोनों मूवेबल पार्टिकल्स हैं। इसको उल्टा कर दो। कैसे? देखो, अपोजिट होता है पेयर प्रोडक्शन। देखो, कुछ नहीं, उसने गामा रेज ली, हाई फ्रीक्वेंसी की गामा रेज और हाई उसकी, ये गामा रेज है, ठीक है ना। गामा रेज में क्या है? केवल फ्रीक्वेंसी, कोई चार्ज नहीं है। क्या है? चार्ज लेस है। क्या है? चार्ज लेस। ये गामा रेज आई, यहां पे ये कोलाइड हो गई। क्या हुई? कोलाइड हो गई। और इसमें से क्या निकल गया? पॉजिट्रॉन। और यहां पे क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के उसका अपोजिट हो गया। अगर हाई एनर्जी की बेस आएगी और वो कोलाइड हो जाएगी तो वो किसमें? चार्जलेस यूनिट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? बैलेंस चार्ज में। यहां पे चार्ज आ जाएगा, इसको बोलेंगे चार्ज्ड और इसको बोलेंगे चार्जलेस। अपोजिट करूंगा, पहले वाले डायग्राम में हम कहां जा रहे थे? हम चार्ज से चार्जलेस पे जा रहे थे, चार्ज से चार्जलेस पे जा रहे थे। बस पेयर प्रोडक्शन में कहां आ रहे हैं? तो चार्ज कंजर्व हो गया, ये था चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कुल मिला के न्यूमेरिकल में अगर कोई प्रोसेस चार्ज कर रहा है तो वो अपने चार्ज को ट्रांसफर कर देगा और उसको कोई भी लॉस नहीं होगा चार्ज का, क्योंकि उतना ही चार्ज उसने क्या करा? ट्रांसफर कर दिया किसी और प्रोसेस में। तो चार्ज हमेशा कैसा रहता है? कंजर्वेशन रहता है, कंजर्व रहता है चार्ज। चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और ना ही चार्ज हमारा जनरेट हो सकता है। तो इससे हमें यह पता लगा है, ना तो किसी चीज में इंक्रीमेंट होती है चार्ज की और ना ही किसी चीज में डिक्रीमेंट होती है। अगर प्रोसेस एक दूसरे से थ्रू हो रहा है तो ये अपने इंक्रीमेंट हुई भी चीज इसे दे देगा और इसकी कांस्टेंट बन जाएगा चार्ज। चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट प्रोसेस में। ये हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में सीखा। और न्यूमेरिकल में यही होता है, जब वो तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं ना चार्ज की, तो कुल मिला के जो तुम सॉल्व कर रहे हो वो यही लो लगा रहे हो, क्योंकि उसने ना तो चार्ज जनरेट करा और ना ही चार्ज किसी को दिया। बस वो चार्ज केवल ट्रांसफर हुआ है सेम डिस्क्रीट वैल्यू में। यहां पे क्या हुआ? एनर्जी वापस आई, वो कोलाइड हुई और वो चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सेम पहले वाले की एनिहिलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा था? चार्ज आ रहा था, न्यूट्रल हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी एच म्यू फॉर्म में। इसको तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे 2 एच म्यू हो सकते हैं, क्योंकि वहां कितने निकले थे? 2 एच म्यू निकल गए, हो गया खत्म।